नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अब रोज बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर हम विस्तार से खोलते हैं और इतने विस्तार से खोलते हैं कि जब आप इस पाठशाला से निकलें तो खबर के मास्टर होकर निकलें। आज देश को जो गर्व होना चाहिए वो वाला चैप्टर सबसे पहले खोलूंगा, लेकिन सबसे पहले पाठशाला शुरू करते हैं और बताता हूं आज कौन कौन सा चैप्टर है। सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूं पद्म अवार्ड से लाल बत्ती हटने का चैप्टर। आपने गाड़ियों पर, वीवीआईपी लोगों की गाड़ियों पर लाल बत्ती देखी होगी और उसके हटने का एक दौर आया था, लेकिन पद्म अवार्ड के ऊपर लाल बत्ती कैसे लगी हुई थी आज वो भी दिखाऊंगा, और वो लाल बत्ती कैसे नरेंद्र मोदी ने हटाकर फेंक दी वो भी दिखाऊंगा। 2 राज्य से देश का पद्म अवार्ड बनने का सफर कैसे इसने पूरा किया उस चैप्टर में आपको समझाऊंगा। पीएम मोदी ने पद्म अवार्ड को पीपल्स अवार्ड कैसे बनाया, यह देश को देखना और समझना चाहिए। यह नया भारत है। देश के असली हीरोज की अनसुनी कहानियां आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा यमुना से झागदार यमुना बनाने वालों की आज क्लास लगेगी। यमुना के काले बदबूदार पानी का असली गुनहगार कौन है आपको बताऊंगा। और आखिर में हिस्ट्री की क्लास, मुगल सीरीज में अकबर को खदेड़ने वाली दुर्गावती की कहानी। लेकिन सबसे पहले सोशल साइंस की क्लास। सोशल साइंस की क्लास में आज हम पद्म पुरस्कारों का चैप्टर खोलने जा रहे हैं। आपने ये तो देख लिया कि लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, कुछ खबरें और भी देख ली होंगी, लेकिन यह चैप्टर आपको बताएगा कि कैसे भारत बदल रहा है। भारत के बदलते भारत की तस्वीर है ये पद्म अवार्ड जो मिले हैं। और पहले जो है 2014 से पहले पद्म अवार्ड ऐसे होते थे। ये पद्म अवार्ड के ऊपर एक लाल बत्ती लगी होती थी जो वीआईपी होने का संकेत थी। बड़े बड़े लोगों को, वीवीआईपी लोगों को, शैंपेन पीने वाले लोगों को, बड़ी पार्टियों में जाने वाले लोगों को पद्म अवार्ड्स मिलते थे। और कैसे मिलते थे उसमें तो ना ही जाएं तो अच्छा है। ये नहीं कह रहा कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन उन्होंने ही किया ऐसा लगता था। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, ये लाल बत्ती हट गई। अब पद्म अवार्ड बन गया। आम आदमी का अवार्ड, अवार्ड का सम्मान लौटा और ऐसे लोगों को अवार्ड मिलना शुरू हुआ जिससे पद्म अवार्ड का सम्मान बढ़ता है। तो 2014 से पहले लाल बत्ती वाला पद्म अवार्ड था और अब बिना लाल बत्ती वाला पद्म अवार्ड है। लाल बत्ती खत्म हो चुकी, देश में हर जगह से खत्म हो चुकी, और नरेंद्र मोदी ने यह पद्म अवार्ड के ऊपर की लाल बत्ती भी उठाकर फेंक दी। जिन लोगों को लाल बत्तियों में चलने की आदत थी और ये लाल बत्ती वाला पद्म अवार्ड लेने की आदत थी, उनकी तस्वीर, उनकी सोच सब बदल गई। लेकिन यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न मिलता है, उसके बाद मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है पद्म पुरस्कार। और 2 दिन से राष्ट्रपति भवन में अभी दिया जा रहा है, क्योंकि बीच में कोरोना काल था तो मिलकर तो नहीं दे पा रहे थे, तो अब दे रहे हैं। लेकिन आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो आपको देखनी चाहिए कि कैसे ये पीपल्स अवार्ड बना, नरेंद्र मोदी ने कैसे तस्वीर बदली। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, और इस तस्वीर में देखिए जिनको आप देख रहे हैं, तुलसी गौड़ा, ये महिला जो है, ये बिना चप्पल के, निजी जीवन में भी बिना चप्पल के चलती हैं। और वहां लाल कालीन पर जब आई और नरेंद्र मोदी से दुआ सलाम हो रही थी, नमस्ते हो रहा था, तब भी नंगे पांव ही आई थी। यह राष्ट्रपति भवन की वो लाल कालीन है जिस पर लोग चला करते थे। अरे जरा रोकिए उस तस्वीर को, अभी पीएम वाला बाद में दिखाइएगा, पिछला दिखाइए, उस तस्वीर को दिखाइए, इस तस्वीर को। यह देश को देखनी चाहिए तस्वीर। यह तस्वीर है वो जिसमें बिना चप्पल के पहुंची थी तुलसी गौड़ा। और तुलसी गौड़ा का देश के लिए योगदान क्या है? पढ़ी लिखी नहीं है, चप्पल नहीं पहनती हैं, लेकिन इन महिला ने 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए देश को। आज दुनिया बात कर रही है क्लाइमेट चेंज की, पर्यावरण की, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी तुलसी गौड़ा जो है वो 30,000 पौधे लगा चुके। आप और हम बात ही करते रह गए। और ये उनका सरल स्वभाव कि बिना चप्पल आई। इस कालीन पर चलने वाले वो लोग थे जो हजारों के जूते पहनकर आते थे, लेकिन देश में पद्म सम्मान की तस्वीर बदल गई। अब उनको अवार्ड मिलता है जो बिना चप्पल के चलते हैं, लेकिन देश के लिए गर्व की बात है कि इनको सम्मान मिल रहा है।
इनके पांव देश के लिए उठते हैं, इनके पांव में जो छाले पड़े वो देश की प्रगति के लिए पड़े। 2014 के पहले इनको कोई नहीं पूछता था। आपने सुना था तुलसी गौड़ा कौन है? आप जानते थे? नहीं जानते थे। कहीं मिल जाती हैं तो आप पहचानते भी नहीं कि देश के लिए क्या किया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इन लोगों को लाकर कहा कि ये पीपल्स अवार्ड है, ये अपना सेटिंग गेटिंग करके लेने वाला अवार्ड नहीं है। और तुलसी गौड़ा की जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक बुजुर्ग महिला, शरीर से कमजोर, इरादों से मजबूत, पांव में चप्पल नहीं, तन पर फैशनेबल कपड़े नहीं। लोग पद्म अवार्ड लेने आते थे, डिजाइनर कपड़े पहनकर आते थे। जाऊंगा तो ऐसे फोटो खिंचवाऊंगा लेते हुए। यह देश की बदली हुई तस्वीर है। लेकिन एक बार उस वीडियो को देखिए, जब ये आई और राष्ट्रपति भवन में जो तालियों की गूंज सुनाई दी, उस तस्वीर को, उस वीडियो को देखिए। देश को देखना चाहिए। ये जो तालियां बज रही हैं, ये तुलसी गौड़ा के लिए नहीं अकेले, ये उस नए भारत के लिए हैं जो ऐसे लोगों का सम्मान करना सीख रहा है। गांधी नाम तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन गांधी जी जो कहते थे कि देश में आग पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक देश की सरकार को पहुंचना चाहिए, वो अब जाकर हो रहा है। तुलसी गौड़ा को कब का सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन अब मिल रहा है। और उनकी कहानी क्या है? पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया। 72 साल की उनकी उम्र है। तुलसी गौड़ा को पहचानिए, जानिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा आपके हीरो हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान हो सकते हैं, रणबीर कपूर भी हो सकते हैं, लेकिन इन हीरोज को अपना हीरो बनाइएगा तो देश चमकेगा। स्टारडम नहीं, देश सितारे की तरह चमकेगा। कर्नाटक की 72 साल की तुलसी गौड़ा पर्यावरण के लिए काम करती है। जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता है। स्कूल नहीं गई हैं, किसी तरीके का किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे और जंगल से पूरा लगाव है। और इतना लगाव है कि बिना पढ़े लिखे जानती है कि कौन सा पौधा कौन सा है और कौन सा पेड़ कौन सा है। वन विभाग में नौकरी कर ली। 14 साल की नौकरी में तुलसी ने हजारों पेड़ पौधे लगाए और अब तक तुलसी गौड़ा 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुकी हैं। विकास के नाम पर जब इनके गांव के आसपास जंगलों की कटाई हुई तो तुलसी गौड़ा ने पौधे लगाने का संकल्प लिया। बिना किसी फायदे के तुलसी गौड़ा पिछले 60 साल से पौधे लगा रही हैं। न किसी की मदद ली, न किसी से मदद मांगी, सहयोग की उम्मीद रखी, बस पर्यावरण के लिए अपना काम करती रही। तुलसी गौड़ा को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, कविता मेमोरियल समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और अब उनको भारत रत्न के बाद जो सबसे बड़ा सम्मान है, पद्म अवार्ड, वो दिया गया। ये तुलसी है, भारत के आंगन की तुलसी। लेकिन वीवीआईपी कल्चर में आगे आपको और ऐसे पद्म अवार्डीज की कहानी आज सुनाना चाहता हूं। अपने बच्चों को बुलाइए। जो मैं कहता हूं कि ये फैमिली शो है न्यूज का, बच्चों को आज दिखाइए, इन लोगों से सीखना चाहिए। देश बदल रहा है तो उस बदलाव का हिस्सा हम बने। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं देश कैसे बदल रहा है। ये हवा में बात नहीं कह रहा हूं कि भाई इनको मिल गया अवार्ड तो मैं कह दिया कि अरे भाई इनको अवार्ड मिल गया। कैसे वीवीआईपी कल्चर हटा, पद्म अवार्ड से कैसे वीवीआईपी कल्चर हटा, यह आपको देखना चाहिए। 2012 और 13 में 2012-2013 में आपको पता है पद्म अवार्ड्स किन राज्यों से जाते थे?
दो राज्य, दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, और महाराष्ट्र, पावर हब, बिजनेस हब। ये दो राज्यों का राज था, इन्हें ही मिल जाता था पद्म अवार्ड। और अब आपको 2020 और 21 का ग्राफ दिखाऊं तो ये पैन इंडिया है। 2012 और 13 के ग्राफ को गौर से देखिए, आपको दिखाता हूं, जरा एक बार ग्राफ यहां पे डालिए, 2012-13 का ग्राफ और 2020-21 का ग्राफ। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, जरा इसको जूम करके दिखाइए। ये 2012-13 में अगर आप गोला देखेंगे तो दिल्ली और महाराष्ट्र, ये जो है, ये बड़े बड़े आपको हिस्से दिख रहे हैं जहां से अवार्ड जाता था। 2013 में दिल्ली, महाराष्ट्र। और 2020 में देखिए, गुजरात भी बड़ा हो गया, राजस्थान भी बड़ा हो गया, ओडिशा भी हो गया, कर्नाटक भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, बिहार, केरला, असम, सबको अवार्ड मिलने लगा। 2021 में असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, दिल्ली, बिहार, सबकी गूंज सुनाई देने लगी। यह इस देश में पद्म अवार्ड का वीवीआईपी कल्चर कैसे हटा, उसकी कहानी और आपको आंकड़ों में बताता हूं। साल 2013 में दिल्ली को कितने अवार्ड, दिल्ली से पद्म अवार्ड कितने मिले थे? 21। और महाराष्ट्र से 27 पद्म अवार्ड। सोचिए, ऐसा लगता था जैसे देश के लिए सारा काम दिल्ली और महाराष्ट्र के ही महानुभाव कर रहे हैं। 2021 में आते आते अब कितना मिला है? दिल्ली से 6 और महाराष्ट्र से भी 6। लेकिन अब किनको मिला, यह आपको जानना चाहिए। असम में 2013, अब आपको दिखाता हूं, 2013 और 2021 पद्म अवार्ड्स। इसकी स्थिति देखिए कि कितना अवार्ड कहां जाता था और अब कहां जा रहा है। असम 2013 में 1 अवार्ड मिला था, पद्म अवार्ड, और आज 2021 में 9 लोगों को पद्म अवार्ड मिला। ये 9 लोग अभी इसी 7 साल 8 साल में अपना कुछ काम करना शुरू किया, वैसा नहीं, कर ही रहे थे, कोई पहचानने वाला नहीं था। पंजाब से 2013 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला? 0। 2021 में कितनों को मिला? 5। बिहार में 2013 में 2 लोगों को पद्म अवार्ड मिला था, आज बढ़कर 5 हो गया। उत्तराखंड, यूके जो कहते हैं, 2013 में 0, ठन गोपाल। 2021 में 2 लोगों को पद्म अवार्ड मिला। कर्नाटक में 2021 में 5 लोगों को मिला। हरियाणा में कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को मिला। गुजरात में 4, आंध्र प्रदेश में 3 लोगों को अवार्ड मिला है, इस बार का बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में 3 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है। मतलब अगर आप देखेंगे, असम, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सबका रिप्रेजेंटेशन है। पहले वाला हाल नहीं है कि दिल्ली और महाराष्ट्र वाले सब लेकर चले गए। यह इस देश में बदला है। और आपको कुछ कहानियां बताता हूं, इन हीरोज से मिलिए, नहीं पहचानिएगा, सिर्फ राष्ट्रपति भवन में सम्मान मिला है किसी को सुनकर रह जाइएगा तो काम नहीं बनेगा। हरेकला हजब्बा की कहानी आपको बताना चाहता हूं। हरेकला हजब्बा आज आपको इस वाइट कपड़े में दिख रहे हैं, इस तरीके से रहते नहीं हैं। क्या करते हैं आपको पता है? इनको पद्मश्री मिला, 65 साल की उम्र है इनकी। संतरा बेचते हैं। यह संतरा बेचने की तस्वीर है हजब्बा साहब की, 65 साल की उम्र में संतरा बेच रहे हैं। संतरा बेचने वाले को पद्म अवार्ड मिल रहा है इस देश में, किसने सोचा था? वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लाखों की गाड़ियों में चलते थे और पद्म अवार्ड जीतते थे, और शीशा खोलकर इनसे संतरा भी लेना होता तो ड्राइवर को बोलते थे ले लो। आज गाड़ी के शीशे के उस तरफ भी पद्म अवार्डी है और इस तरफ भी पद्म अवार्डी है। ये इस देश में बदला है। और कहानी क्या है, क्यों इनको मिला पद्म अवार्ड? एक दिन विदेशी कपल आया, संतरा बेच रहे थे, पूछा अंग्रेजी में कि कितनी कीमत है, समझ नहीं पाए कि अंग्रेजी नहीं आती थी। इधर दिल में चोट लग गई कि पढ़ा नहीं हूं इसलिए इतना नहीं समझ पाया। लगा मेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए, तो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए गांव में, यह मन में ठान लिया।
संतरा बेच बेच कर बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई और इनके जैसा ना बने उसके लिए इन्होंने काम शुरू किया। गांव वालों को समझाया, खुद साफ सफाई करने लगे स्कूल में। बच्चों के लिए पीने का साफ पानी नहीं था तो खुद पानी उबाल कर देते थे। छुट्टी होती थी तो 25 किलोमीटर दूर जाकर अधिकारियों से सुविधाओं के लिए गुहार लगाते थे। करते 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 2008 में जिला प्रशासन ने दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत के तहत नया पूडू गांव में माध्यमिक स्कूल बनवाया। संतरा नहीं बेचते, सपना बेचते हैं। वो सपना जो वो बच्चे देख रहे हैं जो अब उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सपना जो ये कहता है कि कोई और ऐसा संतरा बेचने वाला ना हो जो आए और कोई अंग्रेज पूछे कि कितनी कीमत है अंग्रेजी में तो समझ ना पाए। सलाम है ऐसे लोगों को, और सलाम किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में बुलाकर। अब आपको मिलवाता हूं कोयंबटूर की पपम्मल की कहानी से। पपम्मल अम्मा जो है वो जैविक खेती के लिए पद्मश्री पा रही हैं। व्हील चेयर पर हैं, देख रहे हैं आप, 105 साल की हैं, 105। हम में से कितने लोग तो जो हैं वो इतने दिन जी नहीं पाएंगे। राष्ट्रपति उनके पास उठकर आए और पिछले 90 साल से, यानी 15 साल की उम्र से जैविक खेती कर रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सुनते हैं ना आजकल, ऑर्गेनिक, सब कुछ ऑर्गेनिक चाहिए मेट्रोज में लोगों को। वो 105 साल में से 90 साल ऑर्गेनिक ही कर रही हैं। जब आपने ऑर्गेनिक का ओ लिखना नहीं सीखा था, बचपन में मां बाप का निधन हो गया, नानी के घर पर रहने लगी, लेकिन खेती से लगाव था। खेती की, किसानी सीखी और 2.5 एकड़ में खेती की शुरुआत करती है। बाजरा, दाल, सब्जियां सब उगाती हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करती। उनकी सब्जियां, दाल पूरी तरह जैविक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। उनकी खूब डिमांड भी है। कभी स्कूल नहीं गई, पढ़ाई नहीं की, लेकिन सब सीखा। खेती के लिए तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की कक्षाओं में भाग लिया और पपम्मल अम्मा एक स्टोर और भोजनालय भी चलाती है। 105 साल के होने पर गांव में जश्न मनाया गया जब 100 साल की हुई। गांव के लोग क्या कहते हैं पता है? कि एक जीता जागता स्कूल है ऑर्गेनिक खेती में, और प्रेरित करती है। 90 साल से ऑर्गेनिक खेती करती हैं बिना पढ़े लिखे। देश में जब ऑर्गेनिक खेती का यह ट्रेंड नहीं था कि तुम क्या लाए हो, ये ऑर्गेनिक है या नहीं, लोग नहीं पूछा करते थे, तब ऑर्गेनिक खेती करती थी। लेकिन 90 साल में किसी ने नहीं सोचा कि राष्ट्रपति भवन लाकर इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। अब होता है। वीवीआईपी का लाल टैग उठाकर फेंक दिया। दुलारी देवी से मिलवाता हूं आपको। बिहार की दुलारी देवी को पद्मश्री सम्मान दिया गया। दुलारी देवी मछुआरा समुदाय से आती है, मधुबनी के रांटी गांव में रहती है। रांटी गांव से पद्मश्री पाने वाली तीसरी महिला है। केवल 12 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद ससुराल वाले ताना देते थे, मायके लौट आई, कितना सहती। मिथिला कलाकार महासुंदरी देवी के यहां काम करने लगी। धीरे धीरे दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग सीखती गई। ललक होनी चाहिए। आसपास के जीवन को चित्रित करने लगी और ऐसी पेंटिंग बनाने लगी, मधुबनी पेंटिंग, कि आज राष्ट्रपति भवन में सम्मान हो रहा है। ये लोग राष्ट्रपति भवन आने का सपना भी नहीं देखते थे, लेकिन इस देश में आज सपनों की उड़ान उड़ने की आजादी है 2014 के बाद से। अब आपको मिलवाता हूं छुटनी देवी के बारे में, बताता हूं। इनका संघर्ष अलग लेवल का है। झारखंड की छुटनी देवी को पद्मश्री सम्मान मिला और उन्होंने डायन कुप्रथा का सामना किया। इनको डायन बता दिया। गांव वालों ने जिनको डायन बताया, उन्होंने उसी कुप्रथा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी। इनको डायन कहकर घर गांव से निकाल दिया गया। एक पेड़ के नीचे बांधकर पिटाई की गई। हत्या की योजना तक बना ली गई थी। 8 महीने के बेटे के साथ वो पेड़ के नीचे रहने को मजबूर थी। गांव से भागकर छुटनी देवी अपने मायके चली गई। वहां कमजोर बेसहारा महिलाओं के लिए काम शुरू किया। छुटनी देवी ने अपनी जैसी 70 महिलाओं का संगठन बनाया। इस संगठन ने डायन कुप्रथा के कलंक के खिलाफ जंग छेड़ी और महिलाओं के प्रताड़ित होने की खबर पर छुटनी देवी वहां पहुंच जाती हैं, लोगों को समझाती हैं, नहीं मानने पर जेल तक भिजवा देती। जिसको डायन बताया वो आज कितनों की जिंदगी में देवी है। छुटनी देवी समाज की कमजोर बेसहारा महिलाओं की आवाज है। छुटनी देवी 500 से ज्यादा महिलाओं को इंसाफ दिला चुकी है। उन्हें पद्म सम्मान के बारे में पता ही नहीं था। जब छुटनी देवी को पद्मश्री के लिए पीएमओ से फोन आया तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम नहीं है, 1 घंटे बाद फोन करना। ये वो लोग हैं
जो लोग फोन घुमाते थे कि पद्म अवार्ड मिलेगा क्या, ये वो लोग हैं जो पद्म अवार्ड के लिए फोन जाता है तो कहते समय नहीं, 1 घंटे बाद फोन कर। ये होता है काम। 1 घंटे बाद फिर से पीएम दफ्तर से फोन किया गया तो कहा गया कि आपको पद्मश्री मिलेगा, आपकी फोटो अखबार और टीवी में आएगी, उसके बाद ही गांव वाले खुश हैं। तब इनको लगा कि कुछ है पद्म अवार्ड। अवार्ड के लिए काम नहीं करते ये लोग। इनके जीवन पर 2 डॉक्यूमेंट्री बनी है, 1996-97 में आखिर कब तक, और उसके बाद इंडिया विचरण डॉक्यूमेंट्री बनी थी। और आप पूछ सकते हैं कि इन लोगों को अवार्ड मिला तो क्या हो गया। इन लोगों को अवार्ड मिला तो पता है क्या हुआ, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को यह सपना मिला कि वो भी कुछ ऐसा करेंगे तो सम्मान मिल सकता है। राष्ट्रपति बुलाकर सम्मान करेंगे। इन लोगों से सालों साल पूछा गया है, सालों साल, कि ये कर रहे हो क्या मिलता है। आज पलट कर जाकर बोल सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, देश के प्रधानमंत्री बुलाकर सम्मान दिलाते हैं, देश के प्रधानमंत्री खुद पर्सनली मिलते हैं। और एक जब जाकर बोलेंगी तो कितनों को इंस्पायर करेंगी, सोचिए। ये 1 से 10 होंगी, 10 से 100 होंगी और देश की तस्वीर बदलेगी। ये हुआ है इस बार पद्म सम्मान में। लाल बत्ती वाले पद्म अवार्ड्स चले गए, दिन लद गए उनके। पद्म सम्मान अब एलीट क्लास की जागीर नहीं है। देश के कोने कोने में हुनरमंद लोगों को पद्म सम्मान दिया जा रहा है। श्रीनगर के गुलाम रसूल खान को भी पद्मश्री मिला। 600 साल पुराने शिल्प कला को जीवित किया। हिंदू मुसलमान नहीं चलता, काम चलता है, काम। गुलाम रसूल खान जामावार शॉल बनाते हैं। यह कला पिता से विरासत में मिली। पिता की मौत के बाद रसूल खान ने जामावार शॉल की कला पकड़ी। 1990 में पहली बार जामावार शॉल बनाना शुरू किया। 12 साल की मेहनत के बाद यह शॉल 2002 में बनकर तैयार हुई। 12 साल में एक शॉल बनाई, 12 साल। आप 12 साल एक शॉल ओढ़ेंगे नहीं, कहेंगे पुराना हो गया। ये 12 साल में एक शॉल बना रहे थे। सोचिए क्या कमाल की कारीगरी होगी। जामावार शॉल सुई और धागे की मदद से बनती है। 600 साल पहले कश्मीर के कारीगर ईरान से यह कला लेकर आए थे। जामावार शॉल में पश्मीना का प्रयोग किया जाता, तो उनको मिला है सम्मान। शॉल तो ओढ़ लेते हैं बड़े बड़े लोग, अवार्ड में क्या मिलता है, शॉल ही तो मिलता है। कभी सोचा कि वो शॉल किसने बनाई होगी, और शॉल बनाने वाले को भी अवार्ड मिलेगा। यह है नया भारत। असम की लकीमी बरुआ को पद्मश्री से नवाजा गया। लकीमी बरुआ असम के जोरहाट में रहती हैं। कोनो कलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की फाउंडर है। यह बैंक खास तौर पर महिलाओं के लिए। 1998 में बैंक की शुरुआत हुई। गरीब अशिक्षित महिलाओं को वित्तीय मदद करती है। शुरू में इसमें 8,45,000 रुपए की पूंजी थी और 1500 सदस्य थे। आज इस बैंक की 4 ब्रांच है, 45,000 अकाउंट होल्डर हैं। बैंक में नौकरी सिर्फ महिलाओं को मिलती है और पिछले साल बैंक का टर्नओवर 16 करोड़ रुपए था। 0 बैंक बैलेंस से खाते खोले जाते हैं और अब तक 8,000 महिलाओं को बैंक लोन दिया गया है। यह अलग दुनिया है। ये लोग अलग दुनिया में रह रहे हैं, ऐसा लगता है। ना इंस्टाग्राम पर, ना फेसबुक पर, ना ट्विटर पर लाइक और रीट्वीट की भूख है। ना कौन जानता है, ना कहां खबर छपी है, ना कहां तस्वीर छपी है, इसकी भूख है। बस कर रहे हैं। लेकिन कर रहे हैं तो आज कोई पहचान तो रहा है, वरना एक ही परिवार के नाम पर यूनिवर्सिटी भी बना दो, सड़क भी बना दो, अवार्ड भी दे दो। चल रहा था। बिहार के दशरथ मांझी के बारे में सुने थे ना, फिल्म देखे होंगे। लद्दाख के दशरथ मांझी से मिलवाता हूं जिनको पद्मश्री मिला। लामा सुल्टीम छोंजोर 38 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। 38 किलोमीटर लंबी सड़क लद्दाख में अपनी कमाई से पहाड़ काटकर सड़क बनाई। इसी के बाद लामा सुल्टीम छोंजोर को लोग मांझी कहने लगे। घर बेच दी, जमीन बेच दिया, पहाड़ काटने के लिए मशीन खरीद ली। 2014 में सुल्टीम छोंजोर ने सड़क बनाने की ठानी। उस समय लोगों ने उनका मजाक बनाया। छोंजोर ने दारचा से शिंकुला तक का ट्रैक तैयार किया। जांस्कार के करगया गांव तक सड़क बनाई। जीप से गांव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। 70 साल के सुल्टीम को इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
यह है इस देश की पहचान। अब पद्मश्री विजेता नंद किशोर प्रष्टी की बात करता हूं। मिलिए उनसे। केवल 7वीं तक की पढ़ाई कर पाए, इसके बाद भी 70 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नंदा किशोर जजपुर जिले के कांतिरा गांव में रहते हैं। गांव के लोग उनको नंदा मास्टर कहकर बुलाते हैं। जजपुर उड़ीसा में। बचपन में खेती में पिता का हाथ बटाते थे, इस कारण पढ़ाई नहीं कर पाए। और देश में लाखों लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मां बाप को हाथ बटाना था उनके साथ। अब सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है ये। इसी दुख को बच्चों को पढ़ाकर कम करते हैं। कांतिरा गांव में सुबह उनके घर पर बच्चे आते हैं। नंदा किशोर प्रष्टी बच्चों को उड़िया और गणित सिखाते हैं। सुबह से शाम 6 बजे तक बच्चों को पढ़ाते हैं। 70 सालों से नंदा किशोर ने किसी से फीस नहीं ली। पैसे के लिए नहीं करते, इधर से करते। बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने, यही उनकी फीस है। इनको मिल रहा है। यह देश बदल रहा है। इधर गर्व महसूस कीजिए, यह भारत है। उनको अवार्ड मिलता है जो कोई अवार्ड की उम्मीद नहीं रखते। जसवंती जमुना दास पोपट की कहानी सुनिए, जिनको पद्मश्री मिला। लिज्जत पापड़ का नाम सुने हैं? हो सकता है अभी बैठकर खा रहे हो। जसवंती बेन ने 6 महिलाओं के साथ बिजनेस शुरू किया। 80 रुपए उधार लेकर दाल और मसाले खरीदे और पापड़ तैयार किया। उनके बनाए पापड़ लोगों को पसंद आए। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता चला गया। श्री महिला गृह उद्योग का जन्म हुआ। 1962 में समूह ने अपना पापड़ का नाम लिज्जत पापड़ रखा। लिज्जत पापड़ सुनते थे ना, ऐड आता था, वही लिज्जत पापड़। आज लिज्जत पापड़ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज उनका बिजनेस 1600 करोड़ पर पहुंच गया। लिज्जत पापड़ की 81 ब्रांच है, जिसमें 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। उनके साथ काम करने वाली महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता है। उनको सारी सुविधाएं काम करने के दौरान ही मिल जाती हैं। जसवंती बेन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। 91 साल की उम्र में जसवंती बेन को पद्मश्री मिला है। वो जो लोग पद्म अवार्ड किसको मिलेगा डिसाइड करते वक्त शैंपेन के साथ लिज्जत पापड़ हो सकता है खाते होंगे, उनको कभी ध्यान नहीं आया कि ये लिज्जत पापड़ खा रहा हूं, जरा पता तो कर लूं इसकी कहानी क्या है। जसवंती बेन को 91 साल में व्हील चेयर पर आकर जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तब जाकर अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड लेने के लिए आना पड़ा। राष्ट्रपति खुद चलकर आए सम्मान देने और घर के लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। यह पापड़ की कहानी नहीं है, ये उससे बहुत आगे की बात है। अलवर की उषा चौमर से मिलिए, पद्मश्री मिला। उषा चौमर की कहानी भी संघर्षों से भरी हुई है। 7 साल की उम्र में गंदगी ढोना शुरू किया। 10 साल में शादी हो गई। गंदगी उठाने के कारण अछूत माना गया। मंदिर नहीं जा पाती थी, लोग उनसे बात तक नहीं करते थे, दुकान से सामान नहीं खरीद पाती थी, घर आकर खाना खाने तक का मन नहीं करता था। सुलभ संस्था से जुड़ने के बाद जिंदगी में बदलाव आया। गंदगी ढोने की प्रथा को खत्म करने की कोशिशें शुरू की। महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देती हैं। कई महिलाओं को अचार मुरब्बा बनाने का प्रशिक्षण दिया। अमेरिका, साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में जा चुकी हैं। अंग्रेजी आती है और बिना झिझक बात करती है। 10 साल में शादी, कूड़ा उठाने वाली, अंग्रेजी में बात करती है, लोगों को नौकरी देती हैं। यह है देश की पहचान और इनको अब जाकर सम्मान मिल रहा है। राष्ट्रपति ने सिंधु ताई को पद्मश्री से सम्मानित किया। सिंधु ताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। सिंधु ताई 1500 से ज्यादा बेसहारा बच्चों की देखभाल करती हैं। अनाथ बच्चों को पालने के लिए सिंधु ताई ने भीख तक मांगी, लेकिन अवार्ड के लिए भीख नहीं मांगी। वो इस देश में जब कल्चर बदला वीवीआईपी वाला, तो उनके पास आकर मिला है उनको। राष्ट्रपति उठकर आए और दिया। अवार्ड भीख मांगने से मिला करता होगा, अब नहीं मिलता, अब काम पर मिलता है। अयोध्या के रहने वाले मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री दिया गया। इनकी कहानी भी आपको जाननी चाहिए। 83 साल के मोहम्मद शरीफ साइकिल मैकेनिक हैं। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। अब तक करीब 25,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। समाज कल्याण के लिए मोहम्मद शरीफ को पद्मश्री से नवाजा गया है। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना BMW, ना ऑडी, ना डिजाइनर सूट, ना लहंगा, सिर्फ काम देखने लगा है देश।
यह है भारत। राई भाई सोमा पोपरे की बीज माता या सीड मदर के नाम से क्यों जाना जाता है और उनको क्यों अवार्ड मिला, सुनिए आप। राष्ट्रपति ने इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर की आदिवासी जनजाति किसान हैं। राई भाई सोमा पोपरे ने जंगल के संसाधनों के बारे में सीखा, पारंपरिक विधि से खेती करती हैं। स्वदेशी बीजों के संरक्षण के लिए इनको सीड मदर कहा जाता है, बीज माता। जैविक खेती को बढ़ावा देती हैं। 50 एकड़ में 117 से ज्यादा फसल उगाती है। बीज मंत्र सुने हैं ना, ये बीज माता है। देखिए इन लोगों को किस मिट्टी से बने हैं ये। इनके फॉलोअर नहीं है इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, दुनिया उससे कहीं आगे है। बस आप देख नहीं पाते थे, कोई देखने वाला मिल गया तो राष्ट्रपति भवन में अवार्ड देने के लिए बुला लिया। और इनको पहचानिएगा, इनको सम्मान दीजिएगा तो देश बदलेगा। बच्चों को दिखाइए ना, बताइए। वो जो एग्जाम का प्रेशर होता है सबको टॉप करना, अरे टॉप नहीं करना है, कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए कुछ करना है, टॉप ही नहीं करना है। ये लोग टॉपर नहीं है लेकिन टॉपर है। राजस्थान के नौगौर के हिम्मत राम से नहीं मिलिएगा। हिम्मत राम भामू को भी पद्मश्री मिला। 25 साल से पेड़ों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान के कम पेड़ वाले जिलों में पेड़ लगाए। नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर में पेड़ लगाए। 5.5 लाख पौधे रोप चुके हैं और ऐसे पेड़ लगाए कि 1 लीटर पानी में आराम से काम चल जाता है उनका। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को पद्मश्री मिला। 15 साल की उम्र में रानी रामपाल महिला हॉकी टीम में शामिल हुई। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई, लेकिन उनके खेल ने पूरे देश का दिल जीत लिया। रानी रामपाल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली हैं। पिता ने घोड़ा गाड़ी चलाकर बेटी को चैंपियन बनाया। घर चलाने के लिए मां दूसरों के घरों में काम करती रही। आज जिन घरों में मां ने काम किया होगा, आज उन घरों में टीवी चलता होगा तो बताती होंगी ये देखो उनकी बेटी है। और इनके पिता से पीएम मिल रहे थे। अगर वो फोटो हो तो दिखाइएगा। पिता के साथ अगर वो फोटो आपको मैं दिखा सकता, थोड़ी देर में अगर कोशिश करूंगा दिखाऊं कि कैसे रानी रामपाल के पिता का हाथ प्रधानमंत्री ने पकड़ रखा है। पता है वो क्या कहता है फोटो? वो फोटो क्या कहती है? वो फोटो ये कहती है कि जब अगली बार कोई लड़की कहेगी कि मुझे देश के लिए हॉकी खेलना है और अगल बगल के पड़ोस के मोहल्ले के लोग कहेंगे हॉकी में क्या मिलेगा, इससे शादी कौन करेगा, क्या करियर है उसमें, यह तस्वीर है वो। यह उस पिता की तस्वीर है जिसको प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं, इस फोटो को देखिए। ऐसे लाखों पिताओं को यह तस्वीर उम्मीद देती है, बनाओ रानी रामपाल, खिलाओ देश के लिए, मिलेगा अवार्ड, देश सम्मान देगा, यह तस्वीर कहती है। देश का प्रधानमंत्री सम्मान देंगे, यह तस्वीर कहती है। इन तस्वीरों का महत्व समझिएगा नहीं तो देश को आगे बढ़ा नहीं पाइएगा। गणित के जादूगर वशिष्ठ नारायण सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रतिभा की छाप अमेरिका तक छोड़ी थी। पटना के साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। गलत पढ़ाने पर प्रोफेसर्स को टोक देते थे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन केली की नजर उन पर पड़ी। जॉन केली ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। वशिष्ठ नारायण को केली अपने साथ कैलिफोर्निया ले गए। 1969 में वशिष्ठ नारायण सिंह ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, लेकिन अमेरिका में उनका मन नहीं लगा। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। 1971 में वो भारत लौट आए। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे और फिर आईएसआई कोलकाता में नौकरी की। 1976 में वशिष्ठ नारायण सिंह का पत्नी से तलाक हो गया, जिसके बाद वो बीमार रहने लगे। उनको स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी हो गई। नवंबर 2019 को इस महान गणितज्ञ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, लेकिन अब उनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया। पता है ये तस्वीरें देखकर क्या लगता है? बहुत सारे लोग कहते नहीं इस देश में मिलेगा क्या, चलो बाहर चलते हैं, वहीं हमारी कद्र होगी। ये उस सोच को तोड़ती तस्वीरें हैं। अरे कद्र यहां भी होगी। देश बदल रहा है। मोदी सरकार में पद्म पुरस्कार किन्हें मिलेगा, इसका तरीका बदला। यह ऐसे ही नहीं हुआ है। पद्म अवार्ड को तय करने का तरीका पहले सीमित लोगों के हाथ में था। सत्ता में बैठे कुछ लोग नाम सिफारिश करते थे, तय हो जाता था फोन पर। मोदी सरकार ने इसे जनता का अवार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया।
पद्म पुरस्कार को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिश की व्यवस्था की। हर साल 15 सितंबर तक आप खुद का नाम या किसी और का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी। इसके अलावा मोदी सरकार ने राज्यों से संभावित पुरस्कार विजेताओं को पता लगाने के लिए स्पेशल सर्च कमेटी बनाने के लिए कहा, ताकि ऐसे लोगों को यह पुरस्कार मिल सके जो इसके असली हकदार हैं। और ऐसा ही हुआ था, आपको अभी याद है ओलंपिक में खिलाड़ियों को अलग से ट्रेनिंग के लिए पैसा दो, बाहर जाने के लिए पैसा दो, उनको इक्विपमेंट दो। नतीजा ये हुआ, अवार्ड आने शुरू हुए। और ये जो अवार्ड है ना, ये देश के लिए कितना अवार्ड लाएंगे आप काउंट नहीं कर पाइएगा। तो ये जो लाल बत्ती है इसको फेंक दिया गया, और ये है असली पद्म अवार्ड, जनता का अवार्ड। इतिहास बड़ा पुराना है। पद्म अवार्ड शुरू कब हुआ? पद्म अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड जो अंग्रेजी में कहते हैं, पद्म अवार्ड्स, इसकी कहानी सुनिए। 1954 में शुरू हुआ, 1954 में शुरू हुआ, और हर साल 26 जनवरी को ऐलान होता है। ये सब जानिए, क्या पता अगला नंबर आपका हो। 3 कैटेगरी में मिलता है। एक मिलता है, 3 कैटेगरी कौन कौन है? विशिष्ट सेवा, विशिष्ट सेवा में आपको पद्मश्री मिलता है। इसके बाद आपको मिलता है पद्म भूषण, ये हो गया पद्मश्री, पद्मश्री। उसके बाद पद्म भूषण, इसमें भी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा। और फिर मिलता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, यह मिलता है असाधारण विशिष्ट सेवा। कोई पैसा नहीं मिलता, कोई भत्ता नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं मिलती, लेकिन सम्मान से बड़ा कोई भत्ता और अवार्ड हो सकता है क्या? तो इस देश में पद्म सम्मान में वीवीआईपी कल्चर जो है उसको फेंक दिया गया। इन चीजों को जानिएगा तो देश बढ़ेगा आगे, इसलिए आज ये क्लास लगाई थी। अब थोड़ा पॉलिटिकल साइंस की क्लास लगानी जरूरी है, वो विषय भी इंपॉर्टेंट है, आइए उसमें चलते हैं। पिछले 2 दिन से दिल्ली में यमुना की तस्वीरें वर्ल्ड वाइड वायरल हो रही हैं, दुनिया में वायरल हो रही हैं। प्रदूषण की वजह से यमुना में जहरीली झाग बह रही है। मतलब अगर आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई करण जौहर और दूसरे यश चोपड़ा टाइप लोग जो हैं वो कहीं विदेश में जाकर शूटिंग कर रहे होंगे, और ग्लेशियर है और बीच बीच में पानी ऐसा लगे, लेकिन झाग है, गंदगी है, बदबू है। लोग इसमें छठ मना रहे हैं। आप, मुझे नहीं पता बिहार से हैं या नहीं, मैं बिहार से हूं। हमारे यहां छठ पूजा जो होती है सबसे बड़ी पूजा है, और छठ पूजा में सबसे मूल मंत्र क्या है आपको पता है? सफाई। उन सोचिए छठ व्रतियों पर क्या बीतती होगी जिनका पूरा छठ जो है वो सफाई पर केंद्रित है, और उनको ये नदी तो नहीं कह सकते, इस नाले में जाकर और अर्घ्य देना पड़ता है और स्नान करना पड़ता है, जहरीले पानी में डुबकी लगा रहे हैं। और ये तब है जब क्लीन यमुना के लाखों दावे, करोड़ों का खर्च सब झाग झाग हो गया। टॉक्सिक फोम से घिरी यमुना ने व्रतियों में डुबकी लगाई, व्रतियों ने यहां डुबकी लगाई, और यमुना में अमोनिया खतरनाक स्तर पर है। पानी एकदम काला, मतलब आप जैसे गंदी शर्ट धोने के बाद काला पानी निकलता है, उससे भी गंदा काला। और देखिए कैसे व्रती जो है वो झाग के बीच खड़ी हैं। आप कपड़ा धोते हैं तो हाथ में लगता है ना, वैसा उनको झाग लग रहा है। और ये झाग जो है साफ झाग नहीं है, ये गंदा झाग है, बीमारी पैदा करने वाला झाग है। लेकिन इस पर भी राजनीति चल रही है, शर्म भी नहीं आती लोगों को। सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं पता है? कि यमुना को केजरीवाल सरकार को सर्फ एक्सेल से साफ कर दिया केजरीवाल सरकार ने। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। यमुना में झाग का इंतजाम कर दिया है, बिना साबुन नहा लें। यह गंदा नाला ही यमुना नदी है, देखिए दूध दही की नदी बह रही है, लोग लिख रहे हैं। केजरीवाल जी, नीले पानी को सफेद में बदलने के लिए आपका शुक्रिया। लोग ये सब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। यमुना से ही 70% दिल्ली को पानी की सप्लाई होती है, और यमुना की सफाई का मुद्दा आज का नहीं है। 1993 से
1993 से यमुना को साफ करने की कोशिश चल रही है, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाए। डेडलाइन पर डेडलाइन, डेडलाइन पर डेडलाइन, पैसा पानी की तरह बह रहा है, लेकिन यमुना में कालन पानी बह रहा है। 1993 में पहला यमुना एक्शन प्लान बना। केंद्र सरकार और जापान सरकार के बीच 1993 में समझौता हुआ। जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने 480 करोड़ रुपए दिए कि लो साफ कर लो। उस जमाने में 93 में 480 करोड़, इसमें से दिल्ली को यमुना की सफाई के लिए 164 करोड़ मिले। पहला यमुना एक्शन प्लान सफाई करने में फेल हो गया, पैसा बह गया, यमुना की गंदगी वहीं रह गई। इसके बाद साल 2003 में दूसरा यमुना एक्शन प्लान आया, वो भी फेल हो गया, पैसा बह गया, यमुना में गंदगी वहीं रह गई। फिर आया तीसरा यमुना एक्शन प्लान 2011 से 2018 के बीच, लेकिन उसमें भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 2015 में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना सफाई प्लान बनाया, यमुना रिवाइटलाइजेशन प्लान बनाया 2017 में, लेकिन 2017 तक भी यमुना साफ नहीं हो पाई। जुलाई 2018 में एनजीटी ने मॉनिटरिंग पैनल बना दिया। इस पैनल को जनवरी 2021 में बंद कर दिया गया। एनजीटी ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिव को निगरानी के लिए कहा। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने अब नई डेडलाइन 2026 की तय की है। 2026, अगर 1993 से भी जोड़ ले तो करीब 28 साल होने वाले, लेकिन यमुना का हाल नहीं बदला। करीब 3 दशक में ये लोग यमुना साफ नहीं कर पाए। देश बदल गया, अभी बताया ना, पद्मा अवार्ड की कहानी बदल गई, लेकिन यमुना की कहानी वही है। जरा एक बार लोगों को सुनिए, फिर आगे की कहानी बताता हूं कि किस किस ने क्या क्या किया है। कितने सालों से आ रही हैं आप? मैं तो 30 साल से आ रही हूँ, यही आती हूँ नहाने हर साल। 30 साल में कभी का तस्वीर नहीं बदली यमुना की? नहीं, पहले तो और गंदे आते थे सर, अभी तो थोड़ा सही भी है। यमुनोत्री से जब यमुना निकलती है और उसका पानी जो है वो जैसे ही दिल्ली में वो प्रवेश करती है यमुना नदी, वैसे ही वो पानी पूरी तरीके से प्रदूषित, मैली और कुचैली हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली के ही एक इलाके से जब वो पानी वो जैसे ही क्रॉस करता है, आगे बढ़ता है, वैसे ही वो कुचैला हो जाता है। ये देखिए, ये पानी में हाथ में लेकर के आपको दिखा रहा हूं, इसकी शुद्धता देखिए। ये पानी बिल्कुल पारदर्शी है, यही वो पानी, ये पूरे पारदर्शी पानी है। और ये जो दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए जो सामने जो पुल है, उस पुल के तरफ जैसे ही वो पुल से ये पानी आगे बढ़ता है, क्रॉस करता है, वैसे ही ये पानी पूरे तरीके से मैला और कुचैला हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे घरों से जो छोटे छोटे नाले निकले हैं, नालियां निकली है, वो बड़े नाले में तब्दील होकर के वो पानी न होकर के बल्कि वो प्रदूषित जहरीला पानी हो जाता है वो नाला, और वो यमुना के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है। नालों का पानी यमुना में डालिएगा और कहिएगा कि उसमें से परफ्यूम जैसी खुशबू आए, तो होगा क्या? 90 के दशक से यमुना की सफाई की राजनीतिक कोशिशें चल रही हैं। इस दौरान बड़े बड़े दावे किए गए। शीला दीक्षित से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सबने दावे कर दिए, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई। शीला दीक्षित 2013 यमुना एक्शन प्लान फेल हो गया। यमुना साफ करने में 10 साल और लगेंगे। फिर आए अरविंद केजरीवाल, 2015 में बोले 5 साल में यमुना साफ हो जाएगी। वादा साफ हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने फिर 2016 में कहा हम यमुना को साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन 2021 की यमुना देख लीजिए प्रतिबद्धता कहां है। अरविंद केजरीवाल ने फिर 2017 में कहा एक बार एमसीडी चुनाव जीत जाएं तो दिल्ली को लंदन बना देंगे। अरे लंदन छोड़िए बॉस, पहले पानी तो साफ कीजिए, हवा साफ कीजिए, हवाबाजी से चलेगा। 2017 में यमुना में महाआरती होगी, कह दिया, राफ्टिंग होगी, नहाने लायक पानी कर देंगे, कर दिया। जाइए नहाइए। अब आपको गंदे पानी में नहाने का शौक होना चाहिए, तभी आप वहां नहा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने फिर 2019 में कहा यमुना बहुत गंदी है, इसे साफ करने की जरूरत है, जैसे बाकियों को पता ही नहीं था। और जो वो 5 साल बोले थे 2015 में, वो करते करते 2020 भी आ गया, तो बोले अगले 5 साल में मैं दिल्ली वालों के साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अरे जय हो महाराज। 5 साल पहले बोले 2020 में साफ कर दूंगा, फिर बोले ऐसा बना दूंगा कि राफ्टिंग होगी, फिर 2020 में बोले अब फिर 5 साल में कर दूंगा। क्या चल रहा है? 2021 में अगले 3 साल में यमुना पूरी तरह साफ हो जाएगी, फिर बोल दिए। अब आप लिखिएगा तो बेकार ही जाएगा, पन्ना बर्बाद होगा, छोड़िए।
अब आप सोच रहे होंगे कि यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी किस किस के पास है, नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, कहां गए वो हजारों करोड़, कहां गए? अगर ये यमुना की हालत है तो सोचिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौट रहा हूं। और अब पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में हम आपको अकबर के चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि 1564 में अकबर की निगाहें गोंडवाना पर पड़ चुकी थी। उस समय रानी दुर्गावती वहां राज कर रही थी और रानी दुर्गावती के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। ये वही वीरांगना है जिसने अकबर समेत पूरे मुगल राज के पसीने छुड़ा दिए। रानी दुर्गावती चंदेल राजवंश की थी। गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह के बेटे दलपत शाह के साथ उनका विवाह हुआ। पति की मौत के बाद दुर्गावती ने शासन की बागडोर संभाल ली। गोंडवाना 3 तरफ से मुस्लिम राज्यों से घिरा था। रानी दुर्गावती जानती थी कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ अब आपको बताता हूं। रानी दुर्गावती प्रजा की भलाई के लिए काम कर रही थी, लेकिन उनको अंदेशा था कि दुश्मन कभी भी गोंडवाना पर हमला कर सकते थे। रानी दुर्गावती का अंदेशा सही साबित हुआ। 1556 में मालवा के राजा बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला किया। मालवा के हमले से रानी दुर्गावती बिल्कुल भी नहीं घबराई। रानी के हौसले और साहस के सामने बाज बहादुर टिक नहीं पाया। गोंडवाना के साथ युद्ध में बाज बहादुर की पराजय हुई। इसके बाद 1561 में मुगलों ने मालवा पर कब्जा कर लिया। मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान नाम का सेनापति कर रहा था, जिसके बाद मुगलों की सीमा गोंडवाना तक आ गई थी। रानी दुर्गावती की वीरता की कहानी अकबर तक भी पहुंच चुकी थी। अकबर के दरबारियों ने कहा कि गोंडवाना पर हमला करके कब्जा कर लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में वो मुगल साम्राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। आसफ खान लगातार अकबर को गोंडवाना पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। इतिहासकारों के मुताबिक अकबर ने युद्ध से पहले रानी दुर्गावती को एक पत्र लिखा और उसमें कुछ शर्तें रानी दुर्गावती के सामने रखी। अकबर ने रानी दुर्गावती से उनका पसंदीदा हाथी मांगा। सरमन नाम का सफेद हाथी रानी दुर्गावती का प्रिय था। अकबर ने रानी के विश्वास पात्र मंत्री वजीर सिंह को भी मांगा और कहा कि रानी इन दोनों को मुगलों के हवाले कर दें। दरअसल इन प्रस्ताव के बहाने अकबर रानी दुर्गावती के मान सम्मान को झुकाना चाहता था। रानी दुर्गावती ने अकबर का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार होने पर अकबर नाराज हुआ। उसको लगा नहीं था कि ऐसा होगा। रानी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने के बाद 1564 में अकबर ने गोंडवाना पर हमला करने की योजना बनाई। अकबर ने आसफ खान को गोंडवाना पर हमला करने की जिम्मेदारी दी। आसफ खान 50,000 की सेना लेकर रानी दुर्गावती पर हमला करने पहुंच भी गया। आसफ खान मुगल सेना के साथ गढ़ मंडल पर हमला कर चुका था। रानी दुर्गावती की सेना मुगलों के मुकाबले बहुत कम थी। रानी दुर्गावती के वजीर आधार सिंह ने उनको संधि करने की सलाह दी। रानी दुर्गावती ने मुगलों के साथ संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। युद्ध की शुरुआत हुई और रानी दुर्गावती के सेनापति की मृत्यु शुरू में ही हो गई, जिसके बाद युद्ध की कमान रानी दुर्गावती ने खुद संभाली और रानी दुर्गावती की बहादुरी के कारण मुगलों को पीछे हटना पड़ा। कहां 50,000 की सेना, कहां एक छोटी सी सेना, सेनापति मर गया, लेकिन रानी दुर्गावती ने अकबर को पीछे धकेल दिया। गढ़मंडला का युद्ध इतिहास में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इस युद्ध में रानी दुर्गावती की वीरता के कारण मुगलों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन मुगल कमजोर नहीं थे, लिहाजा रानी को नई रणनीति पर काम करना पड़ा। अब वो नई रणनीति क्या थी वो आपको आगे बताऊंगा।